हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग हिंदी की क्लास में ओम थानवी जो बेतान में चैप्टर नंबर 3 जिन्होंने लिखा है अतीत में दबे पांव, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीडिंग करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज मैं तुम्हें इस पाठ की समरी यानी पाठ का सारांश बता दूंगी, लेकिन पूरा चैप्टर तुम्हें खुद पढ़ना होगा ताकि हर लाइन अच्छी तरीके से तुम समझ सको। पीडीएफ तुम्हारे पास है, अब तक किताबें भी ले ली होंगी, तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ जरूर लेना। तो आज मैं तुम्हें थोड़ा सा लेखक के बारे में बताऊंगी और पाठ की समरी बता दूंगी। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक है ओम थानवी। उनका परिचय मैं तुम्हें पहले बताती हूँ। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव थे। काफ़ी समय तक इन्होंने राजस्थान पत्रिका में भी काम किया और इन्होंने इतवारी पत्रिका के संपादन साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई थी। ये अभिनेता और निर्देशक के रूप में भी रंगमंच पर बहुत दिनों तक काम करते रहे। इनकी गहन दिलचस्पी जो रुचि थी वो साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में है और अभी भी ये समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्यरत हैं। तो बच्चों, ओम थानवी जी ने अतीत में दबे पांव यानी जो बातें आज हमारे सामने नहीं हैं, बीते हुए समय की घटना बन चुकी हैं, उनके बारे में रिसर्च करके खोज करके लिखा है। तो उस पाठ की समरी मैं तुम्हें पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना, लेकिन रीडिंग एक बार खुद ज़रूर लगाना। लेखक कहते हैं कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के लिए सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। यहाँ खुदाई में बहुत मात्रा में, बहुत तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजो सामान, खिलौने यानी पुराने समय की जो चीज़ें थी खुदाई में बहुत मात्रा में मिली हैं। हड़प्पा के ज़्यादातर जो साक्ष्य थे जब रेल लाइन यहाँ बिछ रही थी, उसी दौरान विकास की भेंट में चढ़ गए। तो मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था तथा इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। ये नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों व गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायब घरों की यानी म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियाँ, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पे बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण बहुत पुराना कमजोर सा टीला है, उस पर बना है।
1922 ईस्वी में राखलदास बैनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले थे। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यता का दावेदार हो गया। लेखक सबसे पहले इसी स्तूप पे पहुंचा। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। सर्दी के मौसम में भी धूप कड़ी थी। यहाँ की धूप चौंधियाती है। चौंधियाती मतलब आप देखें सामने तो लगता तेज है, कुछ दिख नहीं रहा है। तथा राजस्थान की जो धूप है वो पारदर्शी है। तस्वीर उतारते वक्त यदि कैमरे में जरूरी पुर्जे ना घुमाएं तो तस्वीरों के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। तेज धूप में ऐसा होता है ना, क्लियर फोटोग्राफ्स नहीं आते हैं। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड, अनुष्ठानिक जहाँ पूजा पाठ धर्म कर्म हो, अपने मूल स्वरूप में बचा है। शेष इमारतें जो हैं वो उजड़ी हुई हैं। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। अधिकांश सड़कें सीधी या आड़ी हैं। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। ग्रिड प्लान कहा जाता है इसको। आजकल की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन मिलता है, परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है। ब्रासीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं विकसने की क्षमता नहीं है। चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उससे पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है, सिंधु नदी। दक्षिण में टूटे फूटे घर कामगारों के हैं। लेखक प्रश्न करता है कि निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं। शायद उनके घर कमज़ोर रहे होंगे जो समय के अनुसार नष्ट हो गए होंगे। टीले के पास महाकुंड है, इसका नाम दैव मार्ग रखा गया है। ये सामूहिक स्नान के काम आता था। ये 40 फुट लंबा व 25 फुट चौड़ा व 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर व दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं तथा उत्तर में 2 पंक्ति में 8 स्नान घर हैं। इनमें किसी का दरवाज़ा दूसरे के सामने नहीं खुलता। तो बहुत अच्छे तरीके से नगर नियोजन हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड होने के बाद भी हम उस तरह का काम नहीं कर पाए जिन लोगों ने इतने पुराने समय में किया था। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। पानी का रिसाव रोकने तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल व दीवारों पर चूने व चिरोड़े के गारे का प्रयोग किया गया है। पानी के लिए एक तरफ कुआं है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। ये पक्की ईंटों से बनी हैं तथा ईंटों से ढकी भी हैं। जल निकासी यानी पानी को निकालने का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार हैं। कोठार जिसमें अनाज इकट्ठा करके रखा जाता है। गांव में अगर तुम जाओ तो अभी भी वहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा। शायद यहाँ कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता था। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं तथा उत्तर की एक गली में बैलगाड़ियों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं जो माल की ढुलाई करती होंगी। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। अब इसे खेतिहर व पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर व तांबे की बहुतायत थी, परंतु लोहा नहीं था, यानी लोहे का प्रयोग उस समय कम होता था। जो वहाँ पे जो चीज़ खुदाई में जो चीज़ मिली उससे अंदाज़ा लगाया गया है। पत्थर सिंध से तथा तांबा राजस्थान से मिलता था। इनके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे।
कपास, गेहूं, जौ, सरसों व चने की उपज के सबूत मिले हैं। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती भी होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी। ऊन व लिनन का आयात सुमेर से होता था। महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीच में एक खुला बड़ा दालान है तथा 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक कम्युनिटी सेंटर जिसे कहते हैं सामुदायिक केंद्र रहा होगा। देखो मोहनजोदड़ो के एक कुआं का इसमें तस्वीर भी दिखाई जा रही है। इसमें गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा नगर था। प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं थे। मोहनजोदड़ो की सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम डीके रचा गया है। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। ये सड़क बहुत लंबी है तथा 33 फुट चौड़ी है। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ जा सकती थीं। ये सड़क बाजार तक पहुंचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। सड़क की तरफ कोई दरवाज़ा नहीं है। कार्बूजिए ने चंडीगढ़ में इस शैली का प्रयोग किया था। सबसे पहले चंडीगढ़ में ही इसको देख करके इसका प्रयोग किया था। बाद में तो अब सब जगह सेक्टर बनने लगे हैं। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियाँ थीं। हर घर में एक स्नान घर है। नालियाँ घर का पानी हौदी तक लाती थी, फिर वे नालियों के जाल से जुड़ जाती थीं। ज़्यादातर नालियाँ ढकी हुई हैं। मतलब जितना अच्छा सिस्टम उस समय ड्रेनेज था वो तो अभी भी हम देखते हैं महानगरों में उस तरह का सिस्टम लोग नहीं बना पाए हैं। बस्ती के भीतर सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। बस्ती के कुएं पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। बच्चों को क्वेश्चन आता भी है कि जल संस्कृति कहने का क्या कारण है, तो इसे जल संस्कृति भी कहा जाता है। डीके जी की हल्के घरों की ऊंची दीवारें और मोटी हैं। शायद यहाँ 2 मंजिले मकान भी होंगे। सभी पकी हुई ईंटों से बने थे तथा ईंटें भी एक ही आकार के यानी 1, 2 और 4 के अनुपात की हैं। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं। बड़े घरों के तथा ईंटों के भी आकार एक ही जैसे हैं। सभी एक कतार में है तथा अधिकतर का आकार 30 गुणा 30 फुट का है। कुछ इनसे काफ़ी बड़े भी हैं। सबकी जो वास्तु शैली है वो एक जैसी लगती है। डीके बीसी हल्के से एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिली है। HR हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के के छोटे घर से मिली है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। गढ़ी के पीछे VS हिस्से में रंगरेज का कारखाना है जहां जमीन में ईंटों के गोल गट्ठे उभरे हुए हैं। यहाँ 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान हैं। सब में 2-2 कमरे हैं। ये कर्मचारियों या शायद काम करने वाले लोगों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं चौकोर या आयताकार हैं। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान हैं। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। यानी छोटे बड़े कमरे में छोटे कमरे हैं तो अंदाज़ा लगाया गया कि शायद यहाँ पर सर्वेंट रहते होंगे, नौकर रहते होंगे और इसीलिए इस तरह का यहाँ पर बनाया गया है। सीढ़ियाँ शायद लकड़ी की रही होंगी। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। अधिकतर घरों में खिड़कियों या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं।
गर्म क्षेत्र में ये चीज़ें आम होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ गर्मी कम पड़ती होगी। हाथी, शेर, गैंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे तथा अच्छी खेती होती थी। यहाँ कुओं से सिंचाई की जाती थी। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते। इसका मतलब ये निकलता है कि बारिश घटने तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी नीचे चला गया, क्योंकि नहर वगैरह तो कुछ थी नहीं, और बस्ती उजड़ गई। इस समय यहाँ तेज हवा बह रही थी। हर जगह लेखक को साय साय की ध्वनि सुनाई दे रही थी। हवा चलती है तो साय साय की आवाज़ आती है ना, तो लेखक को भी साय साय की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सब तरफ खंडहर है, कोई घर जुदा नहीं है। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता है, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है। किसी भी घर में प्रवेश करते समय एक अपराध बोध भी होता है। लेखक को यहाँ राजस्थान व सिंध, गुजरात के घर याद आ गए। यहाँ भी बाजरे व ज्वार की खेती हजारों साल से होती है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए उसे जैसलमेर के गांव कुलधारा की याद आई। ये पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। यहाँ घर है परंतु लोग नहीं हैं। 150 साल पहले राजा से झगड़ा होने पर, तकरार होने पर स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं। लोग निकल गए लेकिन वक्त वहीं का वहीं रह गया। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र प्रकाशित किया। दोनों में कमानी या आरे वाले पहिए का प्रयोग किया गया है। अब उन पहियों की जगह जीप के उतरन पहिए लगने लगे हैं। बैलगाड़ी में लकड़ी का पहिया लगता था, फिर जीप के लगने लगे। हवाई जहाज़ के उतरन पहिए, यानी जो हवाई जहाज़ में लगते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो वो भी लगने लगे। अब हवाई जहाज़ के उतरन पहिए बाजार में आने के बाद ऊँट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। यानी बैलगाड़ी तो थी ही, ऊँट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। मेज़बान ने अजायब घर के बारे में बताया। यह अजायब घर छोटा है तथा सामान भी ज़्यादा नहीं है। अधिकतर चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे व कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, नापने वाले पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की जिससे सामान पीसते हैं ना, कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने, ये सब जो है यहाँ पर मिले हैं। इस अजायब घर में औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत सारे औजार मिले हैं लेकिन हथियार नहीं मिले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लेखक का ऐसा मत है कि यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। पूरी सिंध सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते हैं। शायद सैन्य सत्ता भी ना रही हो। दूसरे यहाँ प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारद है कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्म तंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ, पिरामिड मिलते हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियाँ नहीं मिलती हैं। बहुत बड़ी बात है। यहाँ के मूर्ति शिल्प व औजार भी छोटे हैं। मुकुट जो है राजा पहनते हैं वो, नावें भी छोटी हैं। शायद इसीलिए इसको लो प्रोफाइल सभ्यता भी कहा जाता है। लो प्रोफाइल सभ्यता रही होगी, मतलब सब एक जैसे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। मोहनजोदड़ो साधन और व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है, परंतु यहाँ आडंबर नहीं है। दूसरे यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत से रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं जो हमें पता नहीं है। सिंधु घाटी के लोग कलाप्रिय थे। उनकी ये कलाप्रियता वास्तुकला, धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तनों पर, उन पर चित्रित मनुष्यों पर, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें
उन पर उकेरी गई हैं। आकृतियाँ, खिलौने सुघड़ अक्षरों से सिद्ध होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धन पोषित ना होकर समाज पोषित था। सबसे खास बात है बेटा, राज पोषित नहीं था, धर्म पे नहीं चलता था, समाज पोषित था। अजायब घर में तांबे व कांसे की सुइयाँ मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, शायद एक कशीदेकारी यानी कढ़ाई के काम आती रही होंगी। नरेश के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है। यहाँ हाथी दांत व तांबे के सुए भी मिले हैं, जो शायद दरिया बनाने के काम आते थे। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब इन खंडरों को बचा कर रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, ये एक ऐसा पाठ है जो हमारे जिज्ञासा को कि कैसी थी हमारी संस्कृति, सिंधु सभ्यता कैसी थी, उसकी खूबी क्या है, क्या ये पूर्ण रूप से विकसित थी, और इसको जल संस्कृति क्यों कहा गया, इसे लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है, वहाँ पे हथियार क्यों नहीं थे, राजा का मुकुट छोटा क्यों था, किस तरह का खान पान था, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे उनका सिस्टम था, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें देता है। तो ये जो अतीत में दबे जो पाठ है बच्चों, ये यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। यात्रा वृत्तांत यानी आप कहीं घूमने जाएं और वहाँ की रिपोर्ट दें, तो यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का ये मिला जुला रूप है, जिसको पढ़ते समय हमें उस नगर की सारी चीज़ों की जानकारी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। किसी ने घूम करके वहाँ की कई चीज़ों के बारे में हमें बता दिया है। तो इस पाठ को तुम लोग ज़रूर पढ़ना, समरी मैंने बता दी है, और फिर इसके बाद हम लोग इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं, 8 प्रश्न आपके किताब में दिए हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी और उसकी PDF बनाकर तुम्हें दूँगी। ठीक है बच्चों, समरी को सुनना और पाठ को पूरा पढ़ना ज़रूर। ओके, थैंक यू।